हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं प्रेम प्रकाश एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं सक्सेस क्लासेस की ओर से। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में। अब ये ओम्स लॉ क्या थे, ओम्स लॉ क्या था, आइए देखते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं ओम्स लॉ के बारे में। अब ये ओम्स लॉ क्या है भैया। अब बात ये है कि किसी भी कंडक्टर से, अगर सपोज करते हैं कि ये एक कंडक्टर है, अब इसमें से कितना करंट पास करेगा, इसमें से कितना करंट पास करेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, जानना जरूरी है। तो सबसे पहले ये बताए थे ओम साहब ने, ये बहुत बढ़िया साइंटिस्ट थे। तो थोड़ा सा देखते हैं क्या बताए थे। उन्होंने कहा कि अगर ये एक कंडक्टर है, अगर ये एक कंडक्टर है तो इसमें से कितना करंट पास करना चाहिए, अगर हम कोई एप्लायंसेज को जोड़ते हैं तो उन्होंने कहा कि ये जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट। पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस इट मीन्स जितना ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, वोल्टेज होगा, उतना ज़्यादा करंट इसमें से पास करेगा। कौन बताया? ओम साहब ने। चलिए, एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, अभी हमने बताया कि किसी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर से जो करंट फ्लो करता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पोटेंशियल के, जो उससे पोटेंशियल अप्लाइड होता है। इसका मतलब इस चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जस्ट यही बात है कि जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के, या कह सकते हैं करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियल के। और यहाँ हम लिख सकते हैं V इक्वल टू क्या? I R। अब ये R क्या है? R जो है इस कांस्टेंट का प्रोपोर्शनलिटी है, और जिसको हम कहते हैं कि किसी टेम्परेचर का वो क्या है? किसी फिक्स कंडक्टर का रेसिस्टेंस है। समझ में आ रही बात? तो ये R क्या है भाई? तो वेयर तो अब हम लोग पढ़ते हैं रेसिस्टेंस के बारे में। अब ये रेसिस्टेंस क्या है? तो रेसिस्टेंस जो है, अब सपोज करो कि ये जो है एक प्रकार का मटेरियल है, ये जो है एक प्रकार का मटेरियल है, ठीक है। तो अगर ये मटेरियल है तो अब करंट को यहाँ से पास करना है, ठीक है। तो अब ये नहीं चाहेगा कि हमारे अंदर से होकर के कोई पास करे, हमारे अंदर से होकर के कोई पास करे। अब सपोज करते हैं कि ये जो है आपका घर है, ये जो आपका घर है, एक यहाँ दरवाजा, एक यहाँ दरवाजा है, इधर भी रास्ता है और इधर से भी रास्ता है। अब सपोज करो कि किसी व्यक्ति का घर यहाँ है, अगर किसी व्यक्ति का घर यहाँ है तो क्या आप चाहेंगे कि कोई व्यक्ति यहाँ से आए और आपके घर से होते हुए यहाँ से चला जाए? आप चाहेंगे? नहीं चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे। तो उसी तरीके से अब ये बताइए कि अगर ये एक कंडक्टर है, या अगर कहो कि ये एक किसी प्रकार का मटेरियल है, तो क्या ये चाहेगा कि हमारे अंदर से होकर के कोई पास करे? ये बेचारे नहीं चाहेंगे। ये जो है मटेरियल नहीं चाहेगा कि हमारे अंदर से होकर के कोई पास करे। अब भैया करंट आया जबरदस्ती कि हम यहाँ से पास होंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि इसके पास अपना कुछ पावर होगा, अपनी कुछ प्रॉपर्टी होगा, जिस प्रॉपर्टी के चलते ये चाहेगा कि ये हमारे अंदर से होकर के पास न करे। अब सपोज करो कि ये पास करना चाह रहा है, तो इसके लिए दो चीज होगा, एक करंट हो गया, एक प्रॉपर्टी हो गया। अगर इसका प्रॉपर्टी, इसका पावर ज़्यादा है और ये इसको जाने से रोक देता है, मीन्स अगर पावर ज़्यादा है इसका तो ये करंट को जाने से रोक देगा, कहेगा तुम नहीं जा सकते। अब भैया जबरदस्त है, पावर है, मारेगा दो झपट, कहने आ रहा है चल, तो करंट यहाँ से पास नहीं कर सकता है। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगर मान लो करंट ज़्यादा पावरफुल है और इसका पावर कम, प्रॉपर्टी का पावर कम है, ये रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो अब क्या होगा? करंट जो है ज़्यादा पावरफुल है, रोकेगा तो भी काहे रोक रहा है, ई देगा दो झपट, अब जो है ये पार कर जाएगा। समझ में आ रही बात? तो कहने का मतलब हम बस इतना समझाना चाह रहे हैं कि अगर मान लो कि ये कोई एक मटेरियल है
तो इसकी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि ये नहीं चाहता है कि हमारे अंदर से कोई पास करे। समझ में आ रही बात? ये नहीं चाहता है कि हमारे अंदर से कोई या कहो कोई करंट पास करे। दिक्कत तो अब दिक्कत ये कि अगर करंट ज़्यादा पावरफुल है तो पास कर गया, अगर इसकी प्रॉपर्टी रेसिस्ट करने की ज़्यादा है तो ये नहीं पास करने देगा। खैर जो भी हो, करंट पास करे ना करे, ये बेचारे रेसिस्ट तो करेंगे ही, और इसी रेसिस्ट करने की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्या? रेसिस्टेंस। अगर डिफाइन बोलना चाहें तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मीन्स कि किसी भी मटेरियल की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है रेसिस्टेंस, जिस प्रॉपर्टी से ये इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से क्या करता है? रोकता है। इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो करने से रोक। देखिए तो इट्स एसआई यूनिट इज ओम। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होगा? ओम होगा। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। चलिए अब स्केलर क्वांटिटी, अभी हमने बताया कि ये जो है बस एक प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे ये विरोध करता है कि हमारे अंदर से चार्ज होकर के न पास करें। अब मान लो हमारी प्रॉपर्टी है कि हम शरीफ हैं, हम शरीफ हैं, तो अब ये बताओ कि हम कहेंगे कि हम ईस्ट डायरेक्शन में शरीफ हैं? नहीं कहेंगे। मीन्स प्रॉपर्टी का अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो उसी तरीके से हमने कहा कि भाई रेसिस्टेंस बस एक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्रॉपर्टी है तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन तो होगा नहीं, और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब जो रेसिस्टेंस है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब देखो तो ऑन व्हाट फैक्टर रेसिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल डिपेंड। मीन्स किसी मटेरियल का जो रेसिस्टेंस होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहला डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जिस कंडक्टर से होकर के करंट जा रहा है उस कंडक्टर का लंबाई कितना है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। मीन्स रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब कि अगर तार मोटा लेते हैं तो उसकी रेसिस्टेंस घट जाती है, और मोटाई कम करेंगे तो तार का रेसिस्टेंस बढ़ेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होगा। उसके बाद करंट, उस कंडक्टर से करंट कितना फ्लो कर रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद नेचर ऑफ ए मटेरियल, मीन्स कि वो किस प्रकार का मटेरियल लिए हम, मीन्स एल्युमिनियम है, आयरन है, सिल्वर है, क्या है, तो वो उसके नेचर पे भी डिपेंड। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप लोग जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। करंट को पास करने से रोकने की, अपोज करने की क्षमता कम होती है, कम होती है। तो जिसमें क्षमता कम होगा उसको हम कहेंगे क्या? कंडक्टर। कंडक्टर कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि करंट इससे पास कर जा रहा, ये बेचारा रोक नहीं पा रहा है। समझ में आ रही बात? ये बेचारे इसको रोक नहीं पा रहे हैं और करंट पास कर जा रहा। अगर करंट पास कर जा रहा तो इस मटेरियल को हम कहेंगे कंडक्टर, क्योंकि करंट यहाँ से पास कर रहा है। दूसरी बात, अगर अपोज करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, अगर अपोज करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है तो ये बेचारे करंट यहाँ से पास नहीं करेंगे। अगर करंट नहीं पास करेंगे तो हम इसको बोल देंगे क्या? इंसुलेटर। क्या बोलेंगे? इंसुलेटर। मीन्स कि रेसिस्टेंस के बेसिस पे हम मटेरियल को दो भाग में बांट देते हैं, एक हाई रेसिस्टेंस मटेरियल और दूसरा लो रेसिस्टेंस मटेरियल। जिस मटेरियल का रेसिस्टेंस लो होगा उसमें से करंट पास करेगा और उसको हम कंडक्टर बोलेंगे, क्योंकि वो करंट कंडक्ट कर रहा है। एक वो मटेरियल जिसका रेसिस्टेंस हाई होगा, हाई रेसिस्टेंस मटेरियल, तो जिसका रेसिस्टेंस हाई होगा वो करंट को अपने अंदर से होकर के पास नहीं करने देगा। अगर करंट पास नहीं करा रहा है तो हम इसको इंसुलेटर बोलेंगे। इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं हम लोग। देखिए, कंडक्टर ए लो रेसिस्टेंस मटेरियल मीन्स एक ऐसा मटेरियल जिसका रेसिस्टेंस लो होता है, विच अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और जो इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो होने के लिए अलाउ कर देता है, मीन्स पास करा देता है। मीन्स एक ऐसा मटेरियल जिसका रेसिस्टेंस कम है, रेसिस्टेंस कम है और करंट उससे पास हो जा रहा है तो उसको हम कंडक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा, और यहाँ देख लेते हैं, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। दूसरा इंसुलेटर, हाई रेसिस्टेंस मटेरियल मीन्स एक ऐसा मटेरियल जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है,
विच डजंट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर रेसिस्टेंस ज़्यादा तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने देगा, नहीं करने देगा। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करने देगा तो हम उसको कहेंगे इंसुलेटर। एग्जाम्पल, ड्राई वुड, प्लास्टिक, रबर, रेसिस्टर। ए हाई रेसिस्टेंस मटेरियल इज कॉल्ड रेसिस्टर। एक ऐसा मटेरियल जिसका रेसिस्टेंस हाई होता है, ठीक है, या कह सकते हैं एक कंडक्टर जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है उसको हम कहेंगे रेसिस्टर। ठीक है, एक कंडक्टर जिसका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उसको हम कहेंगे क्या, रेसिस्टर। अब बात इस है कि कोई मटेरियल रेसिस्टर है कि नहीं, ये कैसे पहचानेंगे? तो जब किसी रेसिस्टर से करंट पास करेगा, जब किसी रेसिस्टर से करंट पास करेगा तो वहाँ से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। अगर हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो हम कहेंगे कि उसका रेसिस्टेंस हाई है और वो क्या है, रेसिस्टर है। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल में लिख लेंगे, एग्जाम्पल में लिख लेंगे नाइक्रोम। देखिए रेसिस्टिविटी क्या है, तो एज वी नो रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। मीन्स किसी भी वायर का जो रेसिस्टेंस होता है वो अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। मीन्स कि अगर इस चीज़ को हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड रेसिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। और एक चीज़ यहाँ कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाई ए। ये जो P जैसा लेटर लिखा हुआ इसको रो पढ़ते हैं, RHO। मीन्स कि ये जो रो है वो क्या है, where rho is the constant of proportionality। मीन्स इस प्रोपोर्शनलिटी का कुछ कांस्टेंट वैल्यू दे दिया गया है और इसी को हम कहते हैं क्या, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर। अब जो है इसका ऐसा यूनिट जो है ओम मीटर आता है। ओम मीटर को हम रोहेस्टेंट कहते हैं। अब ये ओम मीटर क्या है, तो ओम मीटर कहाँ से आया, तो चलिए हम लोग यहाँ डिराइव कर लेते हैं। SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी। तो अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि रेसिस्टेंस इक्वल टू होता है रो L बाई ए। तो यहाँ से हमको रेसिस्टिविटी निकालना है, तो रेसिस्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा, रेसिस्टिविटी इक्वल टू हो जाएगा रेसिस्टेंस इंटू एरिया बाई L। ठीक है, तो हमको निकालना है क्या, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी कितना होगा जी, तो SI यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस कितना, ओम। SI यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर, SI यूनिट ऑफ लेंथ मीटर, एगो मीटर से 1 मीटर कट गया तो आ गया कितना, ओम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओम मीटर। प्रॉब्लम है, तो SI यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी कितना होता है, ओम मीटर, जिसको हम रोहेस्टेंट भी कहते हैं। समझ में आ रही बात? अब दिक्कत ये है कि किसी भी मटेरियल के लिए इसका वैल्यू कितना होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू इस रेसिस्टिविटी का कितना होता है किसी मटेरियल के लिए, तो उसको हम लोग देखते हैं। तब तक से आप लोग इसको लिख लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में। तो चलिए रेसिस्टिविटी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ साइड 1 मीटर व्हेन करंट फ्लो परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेस। इसका मतलब सपोज करते हैं ना कि ये जो है एक मटेरियल है क्यूब शेप का, क्या क्यूब शेप का। दिक्कत ये जो है एक क्यूब है जिसका प्रत्येक साइड 1 मीटर। अगर सपोज करते हैं कि ये करंट जो है इस तरह से पास कर रहा है, मीन्स अपोजिट फेस के ये परपेंडिकुलर। समझ में आ रही बात? ये जो है परपेंडिकुलर, ये फेस के परपेंडिकुलर जो है करंट पास कर रहा है, अपोजिट फेस के परपेंडिकुलर करंट पास कर रहा है। अगर ये करंट पास कर रहा है तो 1 मीटर के क्यूब में जो ये रेसिस्टेंस मटेरियल ऑफर करता है उस रेसिस्टेंस के वैल्यू को हम कहते हैं रेसिस्टिविटी। एक बार फिर से हमने कहा कि ये जो रेसिस्टिविटी होता है वो रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है। किस रेसिस्टेंस का भाई, तो किसी भी मटेरियल का एक क्यूब जिसका प्रत्येक साइड 1 मीटर है तो उसके अपोजिट फेस से अगर करंट पास करता है और पास करने के बाद जितना वो रेसिस्टेंस ऑफर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेसिस्टिविटी। इसका मतलब ये हो कि अगर सपोज करते हैं कि ये जो है 1 मीटर का क्यूब हो गया,
ठीक है, मतलब एक क्यूबिकल ब्लॉक हो गया जिसका प्रत्येक साइड 1 मीटर, और अगर ये अपोजिट फेस है और इसके परपेंडिकुलर करंट पास कर रहा है इस तरह से, तो पास करने के बाद यहाँ से ये जो रेसिस्टेंस ऑफर करता है उस रेसिस्टेंस के वैल्यू को कहते हैं क्या, रेसिस्टिविटी। इसका मतलब अलग अलग मटेरियल का क्यूब रखेंगे तो वो अलग अलग रेसिस्टेंस अप्लाइड करेगा, यहाँ क्रिएट करेगा। इसका मतलब कि अलग अलग रेसिस्टेंस का अलग अलग मटेरियल का जो रेसिस्टिविटी होती है वो अलग अलग होती है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस किसको बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बोलेंगे अ सिंगल रेसिस्टेंस whose value is equal to the sum of all resistance used in electrical circuit। मीन्स एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने भी रेसिस्टेंस यूज किए गए हैं, अगर सपोज करो कि ये जो है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें जो है अलग अलग रेसिस्टेंस यूज किया गया, ठीक है, अलग अलग जो है यहाँ रेसिस्टेंस यूज किया गया है, तो इस सारे रेसिस्टेंस का एक जो है सारे रेसिस्टेंस का पूरा मिला करके जो वैल्यू होगा, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 रेसिस्टेंस यूज किया गया, इस सातों रेसिस्टेंस को मिला करके अगर इसके वैल्यू के बराबर एक सिंगल रेसिस्टेंस यूज करते हैं तो उस रेसिस्टेंस के वैल्यू को हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। एक बार फिर से, अगर सपोज करते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें पूरा मिला करके 1 2 3 4 5 6 7 7 गो रेसिस्टेंस जो है ऐड किया गया, तो इस सातों रेसिस्टेंस का मिला करके जो वैल्यू हुआ उसके बदले अगर हम एक सिंगल रेसिस्टेंस यूज करते हैं जिसका वैल्यू इस सब के बराबर हो जाए, तो हम उस रेसिस्टेंस को कहेंगे कि वो इसके इक्विवेलेंट है। समझ में आ रही बात? उस सिंगल रेसिस्टेंस के वैल्यू को हम कहेंगे इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। अब बात ऐसा है कि हमें एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में इतना सारा रेसिस्टेंस ऐड करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है? तो हम लोग अपने घर में बहुत सारी चीज़ें यूज करते हैं, अलग अलग एप्लियंसेज यूज करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फैन यूज करते हैं, एसी यूज करेंगे, हीटर यूज करेंगे, तो उस अलग अलग एप्लियंसेज को अलग अलग वोल्टेज चाहिए और अलग अलग जो है करंट चाहिए। जिस वोल्टेज और करंट पे हम बल्ब जलाएंगे उस वोल्टेज और करंट पे जो है एसी नहीं चल सकता, उसको ज़्यादा वोल्टेज और ज़्यादा करंट चाहिए। समझ में आ रही बात? ये कहिए कि ज़्यादा करंट चाहिए, तो अलग अलग इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज को ज़्यादा अलग अलग जो है क्या करंट और अलग अलग वोल्टेज चाहिए। तो उस ज़रूरत के अनुसार, अपने ज़रूरत के अनुसार वोल्टेज और करंट की मात्रा को फिक्स करने के लिए हम लोग रेसिस्टेंस को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। मीन्स डिफरेंट कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिकल circuit need different voltage and current to obtain required value of current and voltage we need to combine resistance। ठीक है, तो अपने ज़रूरत के अनुसार वोल्टेज और करंट जो है प्राप्त करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। कितने प्रकार से जोड़ते हैं भाई? 2 प्रकार से। पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए